प्यारे बच्चों, अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपने वनडे एग्जाम को सफल कीजिएगा। पिछली क्लास में हम संसद की राज्यसभा के विषय में पढ़े। आज की क्लास में हम संसद के प्रथम सदन, जिसे लोकसभा कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जिस लोकसभा से जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनको अपने स्मृति में डालने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लोकसभा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, लोक माने लोक या जनता, सभा माने सदन, जनता का सदन या जनता की सभा जो होती है उसे लोकसभा कहते हैं। इनको जो लोकसभा है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रथम सदन, निम्न सदन, और लोकप्रिय सदन। हाउस ऑफ द पीपल। तो ये तो इनके नाम हो गए। अगर पूछ दिया जाए कि प्रथम सदन कौन है, तो प्रथम सदन लोकसभा है। प्रथम और उच्च में दिक्कत हो जाती है कभी कभार। उच्च समझ लेते हैं तो उच्च का मतलब प्रथम से लगा लेते हैं, नहीं, लेकिन प्रथम सदन जो है वो लोकसभा है और द्वितीय सदन है वो राज्यसभा है। तो इस बात को समझ लेना आवश्यक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 81 के तहत। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के गठन की बात की गई है। तो इसके तहत जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो संविधान में 552 रखी गई। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। ये किस प्रकार है ये भी आइए जानते हैं। 552 लोकसभा सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित होंगे। राज्यों की विधानसभाओं से और 20 सदस्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे। और जो 2 सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाएंगे। तो ये तो थी अधिकतम संख्या की बात जब शुरुआत थी तब। अब वर्तमान की स्थिति से भी अवगत हो जाना चाहिए कि वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में 545 लोकसभा के सदस्य हैं। इनको भी आइए जानते हैं। तो 545 में जो 543 हैं उनको निर्वाचित किया जाता है। 543 को कैसे? उसमें भी 530 सदस्य जो हैं राज्यों की विधानसभाओं से ऐसे ही रहेंगे और 20 की जगह पर 13 सदस्य हो जाएंगे। 13 सदस्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे और 2 सदस्य जो हैं वो एंग्लो इंडियन
समुदाय से मनोनीत किए जाएंगे। तो अब प्रश्न ये आता है कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545। 545 में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने चुने जाते हैं? तो 13। और एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 2। तो एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं? तो ये अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अब बात आती है कि एससी और एसटी का भी अपना एक रिजर्वेशन है, उनका भी आरक्षण है। एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए जो लोकसभा में सीटें हैं एससी वर्ग के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ये भी पूछ देता है कि किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। तो यह भी जान लीजिए अनुच्छेद 330 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो ये तो थी एक सामान्य बात और बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न है यहाँ पे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 82 के तहत। अनुच्छेद 82 को भी समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 82 के तहत जो है जनसंख्या, प्रावधान ये है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो जनगणना होती है उस आधार पर जो परिसीमन आयोग है वो राज्य निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का परिसीमन करेगा और सदस्यों की जो संख्या है उसको भी निश्चित करेगा। तो इस आधार पर जो सदस्य चुने जाने हैं उनको एक समरूपता के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर उन सदस्यों को चुना जाएगा। तो प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, जिससे राज्यों की जनसंख्या का अनुपात एक जैसा ही बना रहे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उस राज्य की जो जनसंख्या है वो 60 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस इसके अंतर्गत है। और वर्तमान में स्थिति ये है कि जो इसकी सीटों में किसी भी प्रकार का 2026 तक लोकसभा की सीटों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद ही इनकी संख्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के सदस्यों की संख्या और राज्यसभा के सदस्यों की भी संख्या में जो है बदलाव 2026 की प्रथम जनगणना जो मतलब 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, तो इस हिसाब में ये होगी जाकर आपकी 2031 में। तो 2031 के बाद जो जनसंख्या के सुसंगत आंकड़े आएंगे उस आधार पर इनके
सदस्यों की संख्या और उनके क्षेत्रों में परिवर्तन करेगा पश्चिम आयोग। तो इस बात का उल्लेख हमारा करता है अनुच्छेद 82। अब बात करते हैं अनुच्छेद 83 की। अनुच्छेद 83 क्या कहता है? अनुच्छेद 83 जो है वो इन दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे चर्चा करेंगे लोकसभा की, क्योंकि पूर्व में राज्यसभा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है, कार्यकाल या अवधि, अब प्रश्न यही पूछ देता है कि अनुच्छेद 83 के तहत क्या है, तो आपको आना चाहिए कि अनुच्छेद 83 के तहत जो एक संसद का जो दोनों सदन है उनका कार्यकाल है, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल है। कैसे कार्यकाल है? जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। कि जो लोकसभा सदस्य चुने जाएंगे वो अपने जो प्रथम बैठक होती है उससे वो 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। इसके बीच में भी अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो वो सदस्य उससे पहले भी हट जाएंगे। और कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, राष्ट्रीय आपात होता है, उस समय में प्रावधान ये है कि लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे जब 5वीं जो अपनी लोकसभा थी उसमें उसके कार्यकाल को 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। और संविधान संशोधन 42वें द्वारा जो है लोकसभा का कार्यकाल 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। 6 वर्ष इनका कार्यकाल कर दिया गया था। फिर उसके बाद में मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनती है, तो उसमें 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी बात आनी चाहिए। ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो 78 में हुआ। 2 साल का वैसे भी गैप है। एक अगर ऊपर वाला याद कर लेंगे तो उसके साथ में आप ये भी याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। 42वें संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ और 42 और 2 44 होते हैं, तो 44वां संविधान संशोधन 2 साल का समय इसमें बढ़ा दीजिए तो बड़े आराम से याद हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से ये अनुच्छेद 83 के अंतर्गत ये बात कही गई है। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी जो लोकसभा थी उसमें लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो वो 5वीं लोकसभा थी। 5वीं लोकसभा में कार्यकाल को 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था जब राष्ट्रीय आपात लगा था। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 83 के तहत अनुच्छेद 84 के तहत अनुच्छेद 84 के तहत जो अर्हताएं होती हैं इनकी क्या होनी चाहिए, योग्यताएं जो क्या होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ने की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये जो है योग्यताएं उनकी, वह भारत का नागरिक हो, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं, और उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष हो।
आयु जो है, ये मुख्य सवाल होता है कि लोकसभा के प्रत्याशी है तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो 25 वर्ष, 25 वर्ष हो और भारत का नागरिक हो। और जन प्रतिनिधित्व 1951 की तहत जो संसद द्वारा जो विधि बनाई जाती है वो पूरे मानदंड जो है पूरे करने चाहिए। इस प्रकार ये तो इनकी योग्यताएं हो गई। अब बात करते हैं, हाँ, अब यहाँ पर एक बात और स्पष्ट बात, वो भी आप जान लीजिए। जब लोकसभा के सदस्य की योग्यता जो है अर्हता जो 25 वर्ष है वो होती है, तो 25 वर्ष का जो सदस्य है वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए आयु जो है 35 साल या 50 साल, ऐसा नहीं है। जो सदस्य बनने की योग्यता है तो वही प्रधानमंत्री पद बनने की भी योग्यता है। तो 25 वर्ष का जो व्यक्ति संसद चुन के जाता है तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अब अनुच्छेद 85 के तहत सत्रावसान तथा विघटन, अनुच्छेद 85 के तहत जो राष्ट्रपति महोदय हैं सत्र को आहूत करते हैं और सत्रों का सत्रावसान भी करते हैं। और इसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा का विघटन भी कर देते हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद 85 के तहत ये जो बातें आती हैं ये आपको याद होनी चाहिए। सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना तथा लोकसभा को विघटित करना, ये जो कार्य है वो राष्ट्रपति महोदय के हैं। तो ये जो सभी कार्य वो हैं प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेंगे। अब और महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति महोदय का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आता है। अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा में जो पदाधिकारी है, लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा उपाध्यक्ष, इनका प्रावधान है। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 93 के तहत। सवाल यही पूछता है कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो अनुच्छेद 93 के तहत। अब बात आती है जब अध्यक्ष अनुपस्थित होंगे तो उनका जो कार्य है वो उपाध्यक्ष महोदय देखेंगे। इस तरीके से ये हो गया। अब अनुच्छेद 97 की बात करते हैं। अनुच्छेद 97 के तहत
जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो इसके कार्य संचालन में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात कही है। अब अनुच्छेद 97 की बात करते हैं। अनुच्छेद 97 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उपसभापति इनका वेतन देने का प्रावधान अनुच्छेद 97 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को वेतन देने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 97 के तहत है। अब अनुच्छेद 98 के तहत यही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 98 के तहत जो है संसद का सचिवालय, संसद के सचिवालय से आशय मतलब राज्यसभा के लिए अलग सचिवालय है, लोकसभा के लिए अलग सचिवालय है। दोनों सदनों के लिए अपने अपने अलग सचिवालय हैं। तो ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 98 के तहत आता है। तो सवाल ये आ जाता है कि संसद के सचिवालय किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो अनुच्छेद 98। प्रत्येक सदन के लिए अपना अपना एक अलग सचिवालय होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 99 की। अनुच्छेद 99 के तहत जो संसद के सदस्य चुने जाते हैं तो उनको शपथ देने का प्रावधान है। ओथ सेरेमनी जो है वो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो, तो अनुच्छेद 99 के तहत ही उनको शपथ ग्रहण कराई जाएगी। राष्ट्रपति महोदय या उनके द्वारा कोई नामित व्यक्ति है वो इन सदस्यों को शपथ ग्रहण कराएगा। तो इस तरीके से ये जो व्यवस्था शपथ ग्रहण वाली है अनुच्छेद 99 के तहत होगी। और जो संविधान की अनुसूची 3 में भी इस व्यवस्था को निर्दिष्ट किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 100 की। अनुच्छेद 100, ये अनुच्छेद 100 जो है ये गणपूर्ति और कास्टिंग वोटिंग, गणपूर्ति जिसे कोरम बोलते हैं और कास्टिंग वोटिंग। कास्टिंग वोटिंग से आशय जो है जब सदन में मतदान होता है तो पक्ष और विपक्ष में जब बराबर मत आते हैं तो उस समय जो अध्यक्ष महोदय हैं अपने मत का प्रयोग करते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों में मत बराबर होने पर जो निर्णायक मत है वो अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। तो वो अनुच्छेद 100 के तहत इसमें ये जो जिस पार्टी से होते हैं उसी को सपोर्ट करते हैं। अब बात आती है गणपूर्ति की। किसी भी सदन के संचालन करने के लिए वो न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति कोरम कहलाती है। तो ये कितनी होती है? ये है कि किसी भी सदन की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।
तो उस सदस्य जो सदन है, उस सदन के सदस्यों की संख्या की 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है गर्भपूर्ति हेतु, तभी सभा का संचालन होता है। तो लगा लीजिए इसका हिसाब। तो 550 करीब जो सदस्य हैं उसमें 55 सदस्य होने चाहिए, तो इस प्रकार इसकी कार्रवाई चलेगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 101 की।